अभी तक जो अपन ने जैसे सी शार्प की जो कोडिंग की है, ठीक है, हमने नोटपैड पर कोड सारा लिखा है और इसको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कंपाइल और एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। लेकिन अब हम देखेंगे किस तरह से हम जो डॉटनेट का एक्चुअल एडिटर है, विजुअल स्टूडियो डॉटनेट जो रहता है, ठीक है, विजुअल स्टूडियो में हम किस तरह से सी शार्प की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और वहाँ पर हमें कौन कौन सी फैसिलिटी ऐसी मिली हुई जिसके थ्रू हमें मतलब प्रोग्रामिंग अपनी फास्ट हो सकती है या फिर वहाँ से हमें हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो हमने पहले से इसमें विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने की। आफ्टर इंस्टॉलेशन वी विल गेट माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2005, मतलब 2005 अगर वर्जन हमने डाला है तो 2005। इसके अलावा 2008, 2010 जो भी अभी लेटेस्ट चल रहे हैं वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। 2005 हमने ओपन किया और इसमें रहता है ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2005। इसको हमने ओपन किया तो जब ये फर्स्ट टाइम पर, अभी तो क्या है कि इससे पहले भी ये बहुत सी बार खुल चुका है ना। अदरवाइज जब आप इंस्टॉल करोगे और जब इसको फर्स्ट टाइम पर आप ओपन करोगे तो स्टार्टिंग में ये आपसे ऑप्शन पूछता है एक, है ना, कि आपको अपना डेवलपर इन्वायरमेंट जो है वो किस तरह का सेट करके रखना है, किस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सेट करके रखना है। तो उसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, विजुअल बेसिक, सी शार्प और इस तरह से कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, C++। तो उस हिसाब से आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इन्वायरमेंट उस तरह का रहेगा, है ना। सी शार्प का सिलेक्ट किया तो सी शार्प का रहेगा, विजुअल बेसिक का किया तो वैसा रहेगा। उससे बस ये रहेगा कि आपको, जैसे अभी सपोज़ मैंने इसमें ऑलरेडी सी शार्प सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ देखो गेटिंग स्टार्टेड में लिखा हो व्हाट्स न्यू इन सी शार्प 2005। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने को सी शार्प रिलेवेंट दे रहा है, ठीक है। और भी अभी मैं दिखाऊंगा, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह लोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो रहेंगे वो सी शार्प के रहेंगे, है ना। बाकी आपको दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग की रही। उसके बाद में जब आप इसको ओपन करोगे तो इस तरह से रहेगा अपना, ठीक है। जब पहली बार ओपन करोगे तो यहाँ पर ये जो लिस्ट दिख रही है रिसेंट प्रोजेक्ट्स की, ये आपको ब्लैंक दिखाई देगी, कोई प्रोजेक्ट्स यहाँ पर नहीं रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, तो यहाँ पर अपने को रिसेंट प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। जिससे अगर मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे सपोज़ यहाँ पर इन केस जैसे फर्स्ट टाइम जब अपन ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट्स क्या है जो उस पर ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं या फिर रिसेंटली अपन ने ओपन किया, ठीक है। तो ये तो क्विक लॉन्च के लिए रहते हैं कि फटाफट आप यहाँ पे क्लिक करो वो प्रोजेक्ट आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन केस अगर यहाँ पर वो प्रोजेक्ट्स आपको नहीं दिखाई दे रहा जिस पे आपको काम करना है ना, तो आप यहाँ से ओपन प्रोजेक्ट, और अगर वेबसाइट है जो वेब एप्लीकेशन रहती है तो यहाँ से ओपन वेबसाइट, ठीक है। क्रिएट प्रोजेक्ट, तो आपको अगर नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो उससे हम क्रिएट प्रोजेक्ट करके यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वेबसाइट क्रिएट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी ऑप्शन रहते हैं जहाँ से आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। देखो यहाँ से आप क्रिएट प्रोजेक्ट करोगे तो आपको एक विंडो खुलेगी, है ना, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं यहाँ से। और अगर फाइल में गए, न्यू में गए और प्रोजेक्ट, तो भी आपको वही विंडो मिलेगी, है ना। तो यहाँ दोनों ऑप्शंस रहते हैं जहाँ से आप अपने नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये एक आपका स्टार्ट पेज रहता है, ठीक है, जिसपे दो चीज़ें मैंने आपको बताई, गेटिंग स्टार्टेड, है ना। तो यहाँ पर कुछ ट्यूटोरियल्स हैं, ये है ना, ये मतलब आपके कुछ कंटेंट लिखा रहेगा कि जिससे आपको सी शार्प लैंग्वेज में खुद से ही स्टार्ट करना हो, कुछ करना हो, तो यहाँ से आप खूब सारी हेल्प यहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ पर रिसेंट प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, है ना। इसके अलावा ये आपको MSDN विजुअल सी शार्प का दे रहा है ना, पैनल दे रहा है। तो इसमें क्या रहेगी, कुछ लिंक्स रहती हैं जो लिंक्स डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्टेड रहती है। मतलब अगर इंटरनेट आपका ऑन है तो आप इन पर क्लिक करोगे तो जो भी यहाँ लिखा हो जैसे लिंक यू टू SQL ओवरव्यू वीडियो, है ना, तो आपको एक वेबसाइट के किसी ऐसे पेज पर पहुंचा देगा जहां पर आपको लिंक से रिलेटेड कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, है ना। इसी तरह से कुछ ना कुछ रिसेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपकी दिखाई देगी, है ना। न्यूज़ वगैरह आती है, समझ लो कि जो भी रिसेंट अपडेशन वगैरह .NET के अंदर हो रहा है वो आपको डायरेक्ट नेट से कनेक्टेड यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो स्टार्ट पेज हुआ जिसका इतना कुछ मतलब यूज़ नहीं है, तो स्टार्टिंग का है। उसके बाद अभी देखो ये टूल बॉक्स रहता है ना। ऐसा ही ये टूल बॉक्स जो है एक्चुअल में अभी ये ब्लैंक दिख रहा है, इसमें कोई टूल्स नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि प्रोजेक्ट्स अपन ने ओपन नहीं कर रखा है। इस टूल बॉक्स में टूल्स आएंगे अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट।
अगर आपने वेबसाइट सिलेक्ट कर रखी है तो वेबसाइट से रिलेवेंट कंट्रोल्स आएंगे, वेब एप्लीकेशन है ASP.NET से रिलेवेंट। और अगर नॉर्मल है तो आपके मतलब विंडो एप्लीकेशन के हैं तो विंडो एप्लीकेशन के टूल्स आएंगे, ठीक है। ये एक सर्वर एक्सप्लोरर रहता है। तो ये बेसिकली सर्वर एक्सप्लोरर का काम क्या रहता है कि जो डेटाबेस सर्वर है, जैसा हमने SQL में काम किया था, तो वो डेटाबेस सर्वर आप यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तो डेटाबेस की टेबल अगर आपको देखना है, कुछ ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। जैसे सपोज इसमें एक डेटाबेस कनेक्ट है ना, ये वाला, ठीक है। क्रॉस लिखा हुआ, इसका मतलब ये एट प्रेजेंट कनेक्टेड नहीं है। तो आप कुछ जैसे अपन उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो पहले कनेक्ट होगा, ये अब कनेक्ट हो चुका है ना। और अब ये बताएगा आपको टेबल्स वगैरह इसके अंदर, है ना। ये टेबल्स अपन ने SQL सर्वर के टाइम पर देखी थी इनमें। और आप चाहो तो यहाँ से जैसे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू टेबल, और इस तरह से कुछ ऑपरेशंस अपन यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो सर्वर एक्सप्लोरर का काम क्या रहता है, आपके डेटाबेस सर्वर को यहाँ पर एक्सप्लोर करना, ठीक है, शो करना उसको, और कुछ ऑपरेशंस, ठीक है। इसके बाद ये एक सॉल्यूशन एक्सप्लोरर रहता है, ठीक है। इसको भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। अब हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैंने सपोज यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट किया, ठीक है। अब प्रोजेक्ट में देखो, अब मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन रहता है वो C# आ गया है। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसमें क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया था, मतलब डिफ़ॉल्ट इन्वायरमेंट अपन ने C# का सेलेक्ट किया था, इसलिए आपका यहाँ पर C# आ चुका है। अगर आपको कोई और लैंग्वेज में काम करना है तो अदर लैंग्वेजेस में जाओगे तो आपको विजुअल बेसिक, विजुअल J#, विजुअल C++ ये मिल जाएगा। अगर सपोज स्टार्टिंग में आप इनमें से कोई बाय डिफ़ॉल्ट इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर लेते तो इसकी जगह उसका ऑप्शन आता है ना। जैसे विजुअल बेसिक सेलेक्ट कर लेते तो यहाँ पर विजुअल बेसिक था, ठीक है। तो ये अपना विजुअल C# आ रहा है। इसके बाद ये अलग अलग टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट्स मतलब एक तरह से किस तरह की एप्लीकेशन हम बनाना चाहते हैं, है ना। तो ये विंडो एप्लीकेशन रहती है, विंडो कंट्रोल लाइब्रेरी है, क्लास लाइब्रेरी है, क्रिस्टल रिपोर्ट एप्लीकेशन है, कंसोल एप्लीकेशंस हैं, डिवाइस एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस। इवन कुछ टेम्पलेट्स आप नेट से ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हो, कुछ अलग तरीके इन्वायरमेंट को, ठीक है। फिलहाल हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे, एक्चुअल में जो आप नोटपैड पर कर रहे थे प्रोग्रामिंग, वो प्रोग्रामिंग रहती कंसोल एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है, जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट और कंपाइल करते हैं, और उसका जो आउटपुट है, रिजल्ट जो है वो आपको कंसोल स्क्रीन पर दिखाई देता है, ठीक है। तो अभी हमको वही कंसोल प्रोग्रामिंग करनी है, लेकिन यूजिंग विजुअल स्टूडियो, ठीक है। तो मैंने सिलेक्ट किया कंसोल एप्लीकेशंस टेम्पलेट्स में से। उसके बाद यहाँ पर आता है नाम, है ना, नेम अपना, कि एप्लीकेशन का नाम क्या रखना है आपको, ठीक है। नेम हमने कुछ भी दे दिया, सपोज मैंने चेंज कर दिया इसको, मैंने लिख दिया डेमो कंसोल, ठीक है, APP कर दिया, ठीक है। और ये रहता है लोकेशन के, कहाँ पर आपको उस प्रोजेक्ट को सेव करना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन दे रखी है कि मतलब डॉक्यूमेंट्स के अंदर विजुअल स्टूडियो 2005 करके रहता है, और उसमें प्रोजेक्ट्स करके रहता है। मैं चेंज कर देता हूँ। सपोज़ हमने एक सपोज़ किसी ड्राइव में अपन ने एक फ़ोल्डर बना रखा है, ये C# प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स करके, तो मैं इसी के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, है ना। सपोज मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया CS प्रोग्राम के अंदर प्रोजेक्ट, है ना, प्रोजेक्ट्स करके, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर इस फोल्डर को मैंने ओपन कर लिया, तो ये आपका CS प्रोजेक्ट्स करके आ जाएगा उसमें, और प्रोजेक्ट्स में आपको डेमो कंसोल APP करके एक एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ओके, ये सॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए कह रहा है, इसको भी फ़िलहाल छोड़ दो। अब ये आपका प्रोग्राम, मतलब जो प्रोजेक्ट हमने लिया था वो स्टार्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमको देखनी है। अब सबसे पहले मैं जो आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर की बात कर रहा था, वो ये आ गया सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जो है, इस सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपको क्या मिला हुआ है, program.cs, है ना, ये C# की एक फाइल है। इसके अलावा ये रेफरेंसेस, प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनको फ़िलहाल तो आप बस छोड़ दो। अपने पास फ़िलहाल ये है कि program.cs नाम से है, मतलब आपके प्रोजेक्ट में डेमो कंसोल APP नाम के प्रोजेक्ट में एक C# की फाइल बन गई, है ना। पहले जो हम प्रोग्राम बनाते थे, मतलब नोटपैड का यूज़ करके, तो उसमें हमने डायरेक्टली क्या किया था कि एक प्रोग्राम पूरा नोटपैड के अंदर टाइप किया था,
वो लिखा था और वही प्रोग्राम अपना पूरा हमने एग्जीक्यूट किया और कंपाइल किया। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल फाइल नहीं रहती है, इसमें क्या रहता है कि पूरा प्रोजेक्ट रहता है ना। तो एज ए प्रोजेक्ट हम इसको C# की प्रोग्रामिंग को कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग जैसे विजुअल स्टूडियो में जितने भी आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाओगे ना, तो सारे लगभग क्या रहते हैं, कुछ ना कुछ एज ए प्रोजेक्ट ही रहते हैं, है ना। अब देखो इसमें कि ये जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर रहता है एक्चुअल में ये आपके पूरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर कर देता है ना। कि आपके प्रोजेक्ट में जितनी भी फाइल्स बनेंगी, जितने भी अलग अलग हम रिसोर्सेज इंक्लूड करेंगे, वो सब के सब यहाँ पर आते रहेंगे, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पर जैसे अपन कंसोल एप्लीकेशन देख रहे हैं अभी फ़िलहाल, फिर बाद में वेब एप्लीकेशन देखेंगे, विंडो देखेंगे, तो सब में आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जो रहता है सब में कुछ न कुछ फाइल्स को स्टोर करके रखता है। एक्चुअल में फाइलें तो कहीं और ही फोल्डर में स्टोर है, ये आपको बस एक्सप्लोर करके रखा हुआ है इसमें, है ना, कि आपको शो कर रहा है कि आपके प्रोजेक्ट में ये फाइल्स हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर आपने जो देखा है, ठीक है, ये ऊपर टैब बन जाते हैं अलग अलग, जैसे स्टार्ट पेज का टैब था, ये अपना program.cs, ठीक है। अब सपोज मैंने इसको क्लोज कर दिया है, अगर मुझे वापस ओपन करना है तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाऊँगा, उस पर डबल क्लिक किया तो ये वापस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग टैब्स रहते हैं। ये जैसे ही हमने कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट की, वहीं वैसे ही आपको एक program.cs नाम से एक फाइल बन गई, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, देखो इसको देखो, अगर जैसे ही मैं यहाँ से माउस हटाऊँगा तो ये वापस से फोल्ड हो जाता है, ठीक है। वापस आप इसके ऊपर माउस ले गए तो वापस से ओपन हो गया, ठीक है। इसको फिक्स करना है तो यहाँ पर एक पिन रहती है, इस पिन को लगा दो तो ये आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। बार बार आपका फोल्ड नहीं होगा। ऐसे ही सिंपल ये सर्वर एक्सप्लोरर इसके लिए भी है, ठीक है। लेकिन हमको अगर ज़रूरत नहीं रहती तो हम पिन को हटा देते हैं और यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं, ठीक। इवन आप इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, कि जैसे मैंने इस पर डबल क्लिक किया है, सपोज इसमें से ये इस पर डबल क्लिक किया तो ये देखो आप इसको कहीं पर भी ले जाकर रख सकते हो। इसके अलावा ये सपोज मुझे इस लेफ़्ट साइड में रखना है इसको, तो यहाँ पर मैं ले गया तो ये लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, ये तो आपका सर्वर ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही सारी विंडो को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन जनरली ये जो रहती है आपकी, डबल क्लिक किया तो ये फ्री हो जाएगा वहाँ से, ठीक है, पोजीशन फ्री हो जाएगा। जनरली ये आपका राइट हैंड साइड में ही रहता है ना। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारा एडजस्टमेंट तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आने लग जाएगी चीज़ें, ठीक है। चलो अब ये आपने जो कोड देखा, तो देखो इतना कोड अपने आप इसमें लिखा हुआ आ गया, है ना। अब ये कुछ नेम स्पेस है ना, सिस्टम नाम का नेम स्पेस है, एक जेनरिक नाम का नेम स्पेस है, टेक्स्ट नाम का नेम स्पेस है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन नेम स्पेस है जो जनरली यूज़ होते ही हैं, तो उनने बाय डिफ़ॉल्ट इनको इंक्लूड करके ही दे दिया है, यूजिंग करके दे दिया है, ठीक। उसके बाद अगर देखोगे तो हम नोटपैड में जब हमने बनाया था तो हमने सीधे क्या बनाई थी, एक क्लास बनाई थी, ये नेम स्पेस नहीं बनाया था, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पर क्या रहता है कि हम पूरा जो वर्क करते हैं वो एज ए प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर हम जनरल टर्म्स में बोलें तो हम कहते हैं कि हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या हो जाएगा, हम एक नेम स्पेस में काम कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर कहते हैं कि हमने एक फ़ाइल बनाई, है ना, जैसे हमने कहा ये program.cs क्या है, एक फ़ाइल है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या कहते हैं कि ये हमने एक प्रोग्राम नाम की एक क्लास बनाई थी, ठीक है। तो पूरा प्रोजेक्ट जो है एक तरह से वो तो आपका नेम स्पेस हो गया एक जो हमने क्रिएट किया है, और उसके अंदर जितनी फाइलें बनाओगे आप जनरली नॉर्मली वो सारी फाइलें रहेगी आपकी क्लास फाइल्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह का स्ट्रक्चर है C# में काम करने का। हाँ, .NET ने एक स्ट्रक्चर पूरा प्रोवाइड कर रखा है C# के लिए कि इस तरह से आपको वर्क करना है। तो ये हमने देखा। और इस क्लास के अंदर प्रोग्राम नाम की जो क्लास, इस क्लास के अंदर एक मेन फंक्शन ऑटोमेटिकली लिखा हुआ गया, ठीक है। स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक नहीं लिखा हुआ है क्योंकि मेन फंक्शन इज़ बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक, सो वी डिड नॉट टू राइट पब्लिक हियर। आप लिख भी सकते हो, लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये एक अरे बन गया आपका स्ट्रिंग टाइप का, आर्ग्यूज नाम का, है ना। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पास करने के लिए हम एक अरे लेते हैं यहाँ, ठीक है। बस तो अब आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ से प्रोवाइड हो चुका है ना। तो ये एक फ़ायदा है यूज़ करने का विजुअल स्टूडियो के, आपको कुछ कोड नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम नोटपैड में जब भी काम कर रहे थे तो हमने जितनी भी बार नया नोटपैड खोला तो ये सारा काम हमको लिखना पड़ रहा था बार बार, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमको नहीं लिखना पड़ा, ठीक है।
तो एक तो ये फ़ायदा हो गया इसका। अब इसके बाद अब सपोज़ मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, सिंपल हेलो प्रिंट करना है हमको, ठीक है। तो मैंने देखो लिखा सी। अब जैसे ही मैंने सी लिखा तो अपने पास पूरी लिस्ट आ गई, है ना। तो इस लिस्ट से आपको ये हेल्प मिलेगी कि आपको सारे सिंटेक्स याद रखने की ज़रूरत नहीं। आपको अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है उसका तो आप इजीली, जैसे स्पेलिंग हमको ढंग से याद नहीं है, हाँ, या फिर पूरा नहीं याद, जैसे आप सपोज़ मुझे ये भी नहीं मालूम कि कंसोल सी से स्टार्ट हो रहा, लेकिन मैंने कहीं सुना है ना, तो मैंने कंट्रोल स्पेस प्रेस किया तो ये पूरी लिस्ट आ जाएगी, है ना। तो जो भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ इसमें इस लिस्ट में आपको दी जाएगी। मतलब इसमें आपको सैकड़ों ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब सपोज इसमें से मैंने सी टाइप किया, अब मुझे कंसोल लिखना था CON, तो देखो जैसे जैसे मैं टाइप करता जाऊँगा वैसे वैसे आपको वो ऑप्शन दिखता है ना। और जैसे ही आप इसके ऊपर या तो ले जाकर माउस से क्लिक करो या फिर सीधे इंटर कर दो तो आपको पूरा एग्जैक्टली लिखा है। जैसे मैंने कंसोल लिखा, मैंने स्मॉल में लिखा पूरा, है ना, ठीक है। लेकिन जैसे मैं इंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली सी आपका कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डॉट लिखा तो वापस अपने पास लिस्ट आ गई, ठीक है। तो ये जो मतलब आपको ऑप्शंस मिलते जा रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं इसकी विजुअल स्टूडियो की इंटेलिजेंस, है ना, कि ये अपनी इंटेलिजेंसी से क्या कर रहा है कि सारी चीज़ों को आपको लिस्ट आउट कर। तो कंसोल डॉट क्या रहता है, राइट भी रहता है, राइट लाइन भी रहता है, ठीक है। और यहाँ पर आपने जैसे ब्रैकेट लगाया तो ब्रैकेट लगाने के बाद में देखो ये नीचे ये आपको पूरा हेल्प मिल गई, है ना, कि अब ये क्या बोल रहा है कि राइट, ये क्या है, राइट लाइन जो मेथड है, देखो उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है कि कंसोल क्लास की राइट लाइन मेथड है, इसका वॉइड रिटर्न टाइप है, मतलब ये मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करती है। और यहाँ पर उसका डिटेल लिखा हुआ है कि राइट्स द करंट लाइन टर्मिनेटर टू द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। ये क्या बोल रहा है, राइट द करंट लाइन, है ना, ये जो करंट लाइन है उसमें तो राइट करेगा, एंड टर्मिनेटर, ठीक है, तो उसको टर्मिनेट कर देगा। मतलब आपका राइट लाइन है तो नई लाइन पर चला जाता है सिंटेक्स अपना, ठीक है, कर्सर। उसके बाद इसमें देखो यहाँ लिखा हो 1 of 19, है ना। मैंने आपको फंक्शन मेथड ओवरलोडिंग बताया है। मेथड ओवरलोडिंग में क्या रहता है, एक ही नाम की एक से ज़्यादा मेथड्स आपके पास बनी रहती, बट अलग अलग उनके पैरामीटर्स रहते हैं। तो देखो राइट लाइन जो है इसमें पहला जो ऑप्शन है, पहला जो ओवरलोड है वो ओवरलोड कहता है कि इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो इन एरो से आप ऊपर नीचे करो, यहाँ से करो। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि इसमें आप पैरामीटर में क्या दे सकते हो, बूलियन दे सकते हो, एक बूलियन वैल्यू दे सकते हो। थर्ड में कैरेक्टर अरे, डेसिमल, डबल, फ्लोट, इंट, लॉन्ग, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग, है ना, यूइंट, यू लॉन्ग, स्ट्रिंग और फिर डबल पैरामीटर्स आ गया। मतलब इस तरह से कितने ओवरलोड्स हैं अपने पास में, पूरे 19 ओवरलोड्स हैं। इसका मतलब जिसने ये क्लास बना रखी है माइक्रोसॉफ्ट ने C# के अंदर इनबिल्ट क्लास है कंसोल नाम की, तो इस कंसोल नाम की क्लास में 19 राइट लाइन मेथड्स लिखी हुई है, ठीक है। और वो 19 की 19 मेथड जो हैं कुछ अलग अलग पैरामीटर्स लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये क्या हो गया आपका मेथड ओवरलोडिंग है, ठीक है। अब सपोज़ हमें ये मालूम है कि हम यहाँ पर हेलो लिखेंगे तो ये हेलो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हर एक काम के लिए अलग अलग मेथड नहीं बनानी पड़ी, उनको एक ही मेथड बनानी पड़ी, राइट लाइन, नाम एक ही है, इम्प्लीमेंटेशन भले अलग अलग हुआ हो, ठीक है, नाम एक ही है। तो राइट लाइन के अंदर हमको मालूम है कि हम कुछ भी देंगे तो वो सीधे प्रिंट कर देगा, बस थोड़ा सा उसको सही फॉर्मेट में देना है हमें। तो ये अपन ने हेलो लिख दिया है सिंपल, ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया सिंपल मैक्स टैग। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, आंखें भी खुली रखना। मैं अब इसको रन कर रहा हूँ, तो रन करने के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन रहता है, ठीक है, स्टार्ट डिबगिंग या फिर डिबग में स्टार्ट डिबगिंग या फिर F5 सब ऑप्शन है, जिसमें से आप चाहो उससे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ इसको, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, क्या हुआ, एक थोड़े से मोमेंट के लिए एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आई थी, उसमें मैक्स टैग लिखा हुआ आया था और वापस आपका चला गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ,
अब ये तो पहली बार में, अब दूसरी बार में आप करोगे और भी फास्ट गया, है ना, क्योंकि क्या रहता है कि ये क्या करता है, कोड को कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया और फिनिश, है ना। तो जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो कंपाइल हुआ कोड, कोई एरर नहीं है, ठीक। एरर आती तो एरर शो कर देता, अभी मैं आपको वो भी शो कर दूंगा कैसे एरर दिखाता है, लेकिन एरर नहीं आई। तो उसने क्या किया, एक स्टेटमेंट था सिंगल, इसको एग्जीक्यूट किया, उसने कहा कि राइट लाइन, है ना, तो एक कंसोल स्क्रीन पर उसने राइट कर दिया जो भी मैसेज हमने दिया था, ठीक है। राइट करने के बाद ख़त्म हो गया आपका ये एग्जीक्यूशन ख़त्म, और वैसे ही आप सीधे बाहर आ गए। जब हम नोटपैड से करते थे और कमांड प्रॉम्प्ट से कंपाइल करते थे और एग्जीक्यूट करते थे, तब क्या होता था, हमने कमांड कंपाइल की, एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट आया और सीधे नीचे प्रॉम्प्ट आ जाता था दूसरा वाला, है ना, अगला प्रॉम्प्ट आ जाता था, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया, लेकिन प्रॉम्प्ट की फैसिलिटी ये रहती है कि उसमें ये ऑप्शन रहता है कि आपको पुरानी एंट्रीज दिखाई देती है ना, तो इस वजह से हमको पता चल जाता था कि हाँ ये आउटपुट आता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि इसमें गया तो गया, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम इसको रोकने के लिए, जैसे सपोज कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। रीड लाइन का काम है रीड करना, तो जब तक ये कोई वैल्यू इंटर नहीं करोगे, आप रीड नहीं करवाओगे, तब तक ये यहाँ पर होल्ड करके रखेगा। तो सिंपल अभी हम इसको होल्ड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देखो आपका आउटपुट यहाँ पर दिखाई देगा, मतलब जब तक मैं कोई स्ट्रिंग यहाँ पर इंटर नहीं करूँगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ा, ठीक है। सब जैसे मैंने ये दे दिया और ये खत्म हो गया। तो विजुअल स्टूडियो में किस तरह से हमें प्रोग्राम लिखना है और कैसे कंपाइल करना है, एग्जीक्यूट करना है, ये सारी चीज़ें। अब ये जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है ना, अब इस सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में ये तो एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम .cs फाइल बनी हुई, ठीक है। अब .NET का इन्वायरमेंट क्या कहता है कि आपको जितनी क्लासेस बनानी है उतनी क्लासेस आप क्या करोगे, सेपरेट फाइल में बनाओ, मतलब एक फाइल में आप एक से ज़्यादा क्लास मत बनाओ, है ना। ये उसका एक मतलब एक जनरल गाइडलाइन, कोई रूल नहीं है ऐसा, ठीक है। हम चाहे तो हम यहीं पर एक और क्लास बना सकते हैं, है ना, कि इसी के नीचे जैसे हमने पहले बनाई थी, ये देखो सारी हेल्प मिलती जाएगी, क्लास, ठीक है। क्लास का मैंने टेस्ट नाम दे दिया, टेस्ट के बाद यहाँ पर हमने सपोज कोई फंक्शन लिख दिया मैंने कि वॉइड, उसको आगे पब्लिक वॉइड शो, ठीक है। और सिंपल सा मैसेज अभी देकर अपन देख लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ लिख दिया मैंने कि दिस इज शो मेथड इन टेस्ट क्लास, ठीक है। ये हमने यहाँ पर सिंपल लिख दिया, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस रीड लाइन से पहले इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, है ना, टेस्ट, ठीक। अब देखो ये टेस्ट मैंने जैसे ही क्लास बनाई वैसे ही आपकी इस लिस्ट में भी आ जाएगी, है ना, ये देखो आ गया, ठीक। और हर एक के आगे देखो, थोड़ा सा और देखो, ये जैसे हर एक के आगे कुछ अलग अलग तरह के ऑप्शंस दिखेंगे आपको, है ना। आइकन्स जो बने हुए सब अलग अलग बने हुए, ठीक है। तो हर एक आइकन का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, जैसे ये बना हुआ है अपना, है ना, तो ये डिनोट करता है कि यूज़र डिफाइंड क्लास, है ना। ये जो है ये डिनोट करता है बिल्ट इन क्लास, है ना। बिल्ट इन मतलब जो पहले से C# में आपको इम्प्लीमेंट करके दी, तो इसमें देखो नीचे ऑप्शन नहीं रहता ऐसा, है ना। बाकी ये दोनों क्लास तो आधा आधा ऑप्शन तो दोनों का सेम है आइकन का, ठीक है, लेकिन ये यूज़र डिफाइंड क्लास हो गई, इसलिए ये नेम स्पेस को डिनोट करता है, कर्ली ब्रेसेस, है ना। ये जनरल सिंटेक्स रहते हैं, स्विच केस वगैरह इस टाइप के, है ना। तो ऐसे ही कुछ अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट क्लास का, टी ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ करना है, टेस्ट, ठीक है। अब हमने लिखा टी डॉट शो, तो देखो शो भी आ गया लिस्ट में यहाँ, ठीक है। तो देखो अब हमारे इसमें जैसे मैंने किया तो यहाँ पर केवल वॉइड टेस्ट डॉट शो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ना ही तो नीचे हेल्प दिख रही है हमको और ना ही आगे कोई पैरामीटर दिख रहा है ना। ओवरलोड्स भी नहीं दिख रहे हैं इसके, ठीक है। अभी मैं आपको ओवरलोड भी दिखा के बताता हूँ कि जैसे हम कैसे बना सकते हैं ओवरलोड्स। ये शो हो गया, ठीक है। अब इसको आप रन करोगे
तो ये देखो दिस इज शो फंक्शन, फिर आप आगे इंटर करो, ये आपका चला। ठीक है, अब देखो सिमिलरली मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक और शो फंक्शन बना दिया इसी तरह का, है ना, और इसमें लिख दिया हमने स्ट्रिंग और मैसेज। ठीक है, और यहाँ पर हमने सिंपल यहाँ लिख दिया मैंने मैसेज। ठीक है, मैसेज एक वेरिएबल बना दिया, है ना। अब देखो जैसे शो पे मैं ये ब्रैकेट लगाया, सॉरी ये देखो 1 of 2 आ गया, है ना। तो ये फर्स्ट ओवरलोड, और आप सेकंड वाला चेक करोगे तो इसमें क्या है, स्ट्रिंग मैसेज। ठीक है, इसके अलावा एक थर्ड जो नीचे लाइन लिखी हुई दिख रही थी जिसमें पूरी डिटेल लिखी हुई थी, तो वो कैसे आती है। ठीक है, सिंपल उसके लिए रहता है एक, उसको बोलते हैं समरी कमेंट, है ना। तो उसके लिए आपको इस तरह से ऑप्शन देना पड़ेगा, ये समरी कमेंट रहता है। ठीक है, तो आप 3 बार स्लैश लगाओगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरा इतना आपका बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये समरी कमेंट में क्या रहता है कि आपको यहाँ पर अपने फंक्शन की समरी लिखनी रहती है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि दिस इज शो मेथड ऑफ टेस्ट क्लास which show message passed by user। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया इसमें। ठीक है, तो अभी देखो आपको यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा है। ठीक है, तो अब अगर जैसे मैं सेकेंड ओवरलोड पे जाऊँगा तो यहाँ देखो नीचे जो हमने समरी कमेंट में दिया था वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से मतलब जो इनबिल्ट क्लासेस हैं वो भी किस तरह से बनी हुई होगी, मतलब उनमें क्या है कि ओवरलोड्स कैसे बने होंगे, ये सारी मैसेज समरी वगैरह कैसे इस टाइप की हुई होंगी, तो इस तरह से ये रहता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको अभी क्या बताया है कि नॉर्मली C# का फ्रेमवर्क क्या कहता है कि आप जो क्लासेस बना रहे हो वो अलग अलग फाइल्स में बनाओ। तो हम चाहें तो ऐसा बना सकते हैं, लेकिन जनरली ये चीज़ प्रेफरेबल नहीं रहती। ठीक है, नई क्लास बनानी है तो आप नई फाइल क्रिएट करो। ठीक है, अब देखो फाइल क्रिएट करने का क्या तरीका है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में गए और हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, डेमो कंसोल APP जो है इसके अंदर राइट क्लिक किया और ऐड न्यू आइटम, है ना। तो न्यू आइटम जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो आपको एक नई विंडो खुलेगी। इस विंडो के अंदर आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब हम इतने तरह की अलग अलग फाइल्स अपने यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्लास फाइल, विंडो फॉर्म्स, इनहेरिटेड फॉर्म्स, है ना, कंपोनेंट क्लास, XML फाइल, HTML पेज, बीट मैप, जैसे HTML बना सकते हो आप, स्टाइल शीट बना सकते हो, SQL डेटाबेस बना सकते हो, है ना। इस तरह से खूब सारे ऑप्शंस अपन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें सिंपल अभी क्या करना है, क्लास क्रिएट करना है। यहाँ क्लास का नेम आ रहा है। ठीक है, तो सपोज़ मैंने एक डेमो नाम से क्लास क्रिएट कर दी, ऐड, तो ये देखो आपके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में वो क्लास आ जाएगी। ठीक है, अब आपके पूरे प्रोजेक्ट में जनरली क्या रहता है कि एक ही नॉर्मली हम एक ही मेन फंक्शन रखते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट अपना वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर हमने एक मेन फंक्शन रखा हुआ है। ठीक है, इस प्रोग्राम नाम की क्लास में। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको, यहाँ पर देखो आपको कोई भी मेथड नहीं मिली। ठीक है, लेकिन देखो नेम स्पेस वही है जो आपके प्रोग्राम में था, है ना, ये वाला डेमो कंसोल APP। तो यहाँ पर भी डेमो कंसोल APP है। ठीक है, इसका मतलब वी हैव क्रिएटेड अ न्यू फाइल बट इन द सेम प्रोजेक्ट, है ना। अब इसका टेक्निक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के टर्म्स में अगर देखा जाए तो वी हैव क्रिएटेड अ न्यू क्लास बट इन द सेम नेम स्पेस। तो नेम स्पेस आपका वही है जिसमें प्रोग्राम नाम की जो क्लास थी वो क्रिएट हुई थी, लेकिन आपकी क्लास अलग है। ठीक है, तो नेम स्पेस जो रहता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है ना, क्योंकि देखो 2 फाइल है हमारे पास में और 2 फाइल में सेम नेम स्पेस यूज़ किया है हमने। ठीक है, तो 2 क्लास फाइल्स हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि नेम स्पेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कि हम एक से ज़्यादा फाइल के अंदर एक ही सिंगल नेम स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा क्लासेस के साथ नहीं है, ऐसा मेथड के साथ नहीं है। आपको एक क्लास जो लिखनी है तो वो एक क्लास एक ही जगह पर लिखनी है, एक ही फाइल में लिखनी है पूरी। कोई फंक्शन आप बना रहे हो, मेथड अगर बना रहे हो तो वो भी आपको पूरी एक ही फाइल में लिखनी है, लेकिन नेम स्पेस को हम डिस्ट्रीब्यूटेड रख सकते हैं। ठीक है,
अब सिंपल इस डेमो के अंदर मैंने सपोज एक कोई मेथड बना दी, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले मेथड के अंदर हमने कोई कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पर कोई मैसेज दे दिया। ठीक है, मैंने लिख दिया कि दिस इज डिस्प्ले मेथड इन डेमो क्लास, है ना। अब देखो, अब चूंकि ये सारी क्लासेस एक ही प्रोजेक्ट के अंदर है, तो हम किसी भी क्लास के अंदर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, है ना। जैसे ये प्रोग्राम है, तो यहाँ पर जैसे हमने टेस्ट क्लास का एक वो बनाया था ऑब्जेक्ट, उसी तरह से मैं अब देखो अपने पास इंटेलिजेंसी में अब डेमो भी आ जाएगी, है ना। तो डेमो क्लास का भी आप क्या कर सकते हो, जैसे डी ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया और मैं इसका भी जो डिस्प्ले फंक्शन है वो कॉल कर सकता हूँ, डी डॉट डिस्प्ले, है ना। तो ये आपका डिस्प्ले आ गया। ठीक है, तो अब इसको आप रन करोगे तो देखो पहले शो फंक्शन है, फिर डिस्प्ले फंक्शन है। तो पहले क्या आएगा, जो शो फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि दिस इज शो मेथड इन टेस्ट क्लास, दिस इज डिस्प्ले मेथड इन डेमो क्लास। इस तरह से हम कंसोल एप्लीकेशंस को बना सकते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर अपन फाइल्स इंक्लूड कर करके यहाँ पर पूरी क्लासेस का स्ट्रक्चर बना के उसका यूज़ कर सकते हैं।